रायपुर की दीनदयाल ऑडिटोरियम में आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति में एक एमओयू हस्ताक्षर कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें मोतीलाल ओसवाल फाउंडेशन ने आईआईएम और एनआईटी रायपुर को कुल 172 करोड़ रुपए की सहायता देने की घोषणा की। ये योगदान फाउंडेशन के ट्रस्टी रामदेव अग्रवाल ने अपनी जन्मभूमि रायपुर के प्रति समर्पण के रूप में किया। कार्यक्रम में दोनों संस्थानों के चेयरमैन, निदेशक और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी भी मौजूद। आप सबको मालूम है कि हमारा ये छत्तीसगढ़ हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद में लगातार विकास की ओर अग्रसर है। और आज उसी विकास में कुछ और आयाम जुड़े हैं। आज यहाँ पर दो एमओयू हुए हैं। एक तो नीट रायपुर छत्तीसगढ़ सरकार और मोतीलाल ओसवाल फाउंडेशन, ये त्रिपक्षीय एमओयू यहाँ पर संपन्न हुआ है। और इसके लिए हम धन्यवाद देना चाहेंगे आदरणीय रामदेव अग्रवाल जी को, जो मतलब छत्तीसगढ़ में पैदा हुए, छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, लेकिन उनका पूरा कर्म क्षेत्र मुंबई है। और वो यहाँ पर इस एमओयू में 71 करोड़ रुपये हमारे नीट और राज्य सरकार को दे रहे हैं। इसमें श्रीमती मिथिलेश अग्रवाल नवाचार केंद्र की स्थापना होगी और इसमें हमारे जो छत्तीसगढ़ प्रदेश के युवा बेटा बेटी हैं, वो लोग शिक्षा के क्षेत्र में, उद्यमिता के क्षेत्र में, शोध के क्षेत्र में उनको मतलब काम करने का अवसर मिलेगा और वो स्वयं रोज़गार पाएंगे और रोज़गार देने वाले भी बनेंगे। उसी तरह से एक दूसरा एमओयू आईआईएम रायपुर और मोतीलाल ओसवाल फाउंडेशन का संपन्न हुआ है। इसमें नया रायपुर में दाऊ राम गोपाल अग्रवाल एकेडमिक विद्यालय और हॉस्टल, इसका निर्माण होगा और इसमें भी हमारे छत्तीसगढ़ के युवा बेटा बेटियों को बहुत लाभ होगा। और इसमें 101 करोड़ रुपया आदरणीय रामदेव अग्रवाल जी ने दिया है। तो हम फिर से एक बार रामदेव अग्रवाल जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहेंगे। और उन्होंने और इच्छा व्यक्त की है, क्योंकि हमारा ये छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है, ज़्यादातर लोग खेती पर आधारित हैं और वो भी किसान के पुत्र हैं। तो यहाँ पर अच्छे से और खेती हो, आधुनिक तरीके से खेती हो, इसके लिए कृषक प्रशिक्षण केंद्र बड़ा यहाँ पर स्थापित हो, इसका भी उनका संकल्प है। तो वो भी छत्तीसगढ़ में अवश्य करें, ऐसा हम लोगों की इच्छा है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर केंद्रीय एजेंसियां सक्रिय हुई हैं। दुर्ग स्थित सहेली ज्वेलर्स के ठिकानों पर ईडी और सीबीआई की संयुक्त टीम ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत छापा मारा। संचालक प्रकाश सांखला और उनके भाइयों से पूछताछ जारी है। कार्यवाही राज्य के शराब घोटाला और महादेव बैटिंग ऐप से जुड़े पैसों की मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी है। इससे पहले भी ईडी और आईटी विभाग ने बिना जीएसटी करोड़ों की सोने की खरीद पर कार्रवाई की थी। राजधानी रायपुर में पुलिस ने एक शातिर ठग जयप्रकाश बघेल को गिरफ्तार किया है, जो सोशल मीडिया के जरिए युवतियों को अपने जाल में फंसाता था। खुद को पीडब्ल्यूडी में सिविल इंजीनियर बताकर वो खास तौर पर अपने समाज की युवतियों से दोस्ती करता, शादी का झांसा देकर उनका विश्वास जीतता और फिर शारीरिक शोषण कर लाखों रुपए और जेवरात ठग लेता था। आरोपी ने रायपुर समेत कई जिलों में आधा दर्जन से ज़्यादा युवतियों से ठगी की है। एक युवती की शिकायत पर इतनी पुरानी बस्ती थाने में बलात्कार और ठगी का केस दर्ज हुआ, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी, आरोपी का नाम जयप्रकाश बघेल है। ये छोटा मोटा जो प्राइवेट कंपनियों में काम करता रहा है, मूलतः बिलासपुर का रहने वाला है। अभी 4-5 साल से रायपुर में रह के काम कर रहा है। ये फेसबुक में लड़कियों से दोस्ती करता है और जाति समाज के जो उनके सजाती लड़कियां हैं, उनको अपने आप को पीडब्ल्यूडी का इंजीनियर, पीडब्ल्यूडी का ऑफिसर बता करके उनके घर शादी का रिश्ता लेके जाता है और शादी का झांसा दे करके उनके साथ शारीरिक संबंध बताते हुए अपनी निजी आवश्यकता होने की बात को लेकर के कुछ पैसे भी डिमांड करता है और उस तरीके से लड़की को ठग करके और उसका शारीरिक शोषण करके फरार हो जाता है। इस प्रकार की घटना इसने थाना पुरानी बस्ती में पीड़िता के साथ किया था, जिसे पीड़िता के द्वारा थाना पुरानी बस्ती में प्रथम सूचना पत्र दर्ज कराया गया था, जिसकी जांच क्रम में ये पता चला कि आरोपी के द्वारा इसी प्रकार का अपराध डोंगरगढ़ में भी किया है, जिसमें पीड़िता ने 420 का मामला दर्ज कराया है।
जिसमें डोंगरगढ़ पुलिस के द्वारा आरोपी जयप्रकाश बघेल को प्रथम गिरफ्तार किया गया था, जिसका वहां से प्रोडक्शन वारंट जारी करा करके अभी पुलिस रिमांड में थाना पुरानी बस्ती के द्वारा गिरफ्तार कर कार्रवाई की जा रही है। छत्तीसगढ़ में भाजपा कार्यकारिणी गठन को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने बयान दिया है। उन्होंने बताया कि मंडल और जिला स्तर की कार्यकारिणियों की घोषणा लगभग पूरी हो चुकी है। पार्टी संगठन की प्रक्रिया जारी है और जल्द ही राज्य स्तरीय भाजपा कार्यकारिणी की घोषणा की जाएगी। मंडल की लगभग पूरी कार्य समिति भारतीय जनता पार्टी की बन चुकी है। अब जिले की कार्य समिति लगातार बन रही है और प्रदेश की कार्य समिति भी प्रदेश अध्यक्ष जी घोषित करेंगे और निश्चित रूप से आने वाले समय में सभी पदाधिकारियों की नियुक्ति हो जाएगी। ये छत्तीसगढ़ में लगातार ड्रग्स लेने के वीडियोस वायरल हो रहे हैं, लगातार दूसरी तीसरी वीडियो एक महीने के अंदर वायरल हुए हैं सामने। देखिए, हमने स्पष्ट रूप से कांग्रेस की सरकार पर आरोप लगाया था कि उन्होंने छत्तीसगढ़ को नशे का गढ़ बना दिया है और हमारी सरकार बनने के बाद नशे के खिलाफ एक लगातार अभियान चलाया है। नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ तगड़ी और मजबूत कार्यवाहियां लगातार हमारी सरकार बनने के बाद हुई है। रह रहकर भी जो मामले आ रहे हैं उन पर भी हमारी नजर है और मामलों का खुलासा भी इसलिए हो रहा है कि हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और मजबूत और ठोस कार्रवाई करेंगे। नशे के अवैध कारोबार को पूरी सख्ती से नियंत्रित करेंगे, सख्ती से कार्रवाई करेंगे। नवा रायपुर में डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस पर गौ माता की तस्करी को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान गौ माता की तस्करी और गौठानों में लापरवाही से मौत आम बात थी। भाजपा सरकार ने एसओपी जारी कर सख्ती से कार्रवाई शुरू की है। साव ने कहा कि कांग्रेस के पास अब सिर्फ आरोपी बचे हैं, जबकि जनता को फर्क साफ नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से गौ माता के साथ किया था अपने 5 साल के कार्यकाल में, कितने गौ माताओं का उनकी समय में तस्करी हुई, स्लॉटर हाउस ले जाया गया, गौठानों में कितनी गौ माताओं की मौत हुई, इसका जवाब तो उन्हें देना चाहिए। राज्य में हमारी सरकार बनने के बाद अलग अलग विभाग के द्वारा लगातार कार्यवाहियां की जा रही है। नगरीय निकाय भी कार्यवाही कर रही है, अन्य विभाग भी कर रहे हैं ताकि गौ माताएं सुरक्षित रह सके। और मैंने जैसे आपको बताया कि कार्यक्रम में शामिल होने भी मैं जा रहा हूं, तो कांग्रेस पार्टी के पास आरोप लगाने के अलावा कुछ बचा नहीं है। 5 साल की सरकार में उन्होंने क्या किया और अब क्या हो रहा है, उसका अंतर भी उन्हें समझना चाहिए। मतलब कांग्रेस सरकार में गौ तस्करी सबसे ज्यादा हुआ करता था। अनिश्चित रूप से गौ तस्करी बेहिसाब उनके कार्यकाल में हुआ है। गौ तस्करों को जिस प्रकार से खुला संरक्षण था, लगातार तस्करी हुई है और अब गौ तस्करी को लेकर हमारी सरकार ने एक एसओपी जारी करके स्ट्रिक्ट निर्देश दिया है और गौ तस्करी पर रोक लगी है। जनमन योजना के तहत जनजातीय विकास के लिए 195 करोड़ जारी है। इस पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत जनजातीय वर्ग को मूलभूत सुविधाएं देने के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान के सहयोग से 195 करोड़ रुपए की राशि पिछड़ी जनजातियों के विकास के लिए जारी की गई है, जो महत्वपूर्ण साबित होगी। प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत जो हमारे पिछड़ी जनजाति वर्ग के लोग हैं, वहां पर मूलभूत सुविधाएं पहुंचे, बिजली की, पानी की, सड़क की, स्कूल की, अस्पताल की। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार लगातार काम कर रही है और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने हमारे उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी के साथ बैठक में लगातार इस विषय को लेकर उनसे सहयोग मिल रहा है। एक बहुत बड़ी राशि हमारे पिछड़ी जनजाति क्षेत्र के विकास और वहां पर मूलभूत सुविधाओं के लिए पहले भी मिली है और अब फिर से 375 करोड़ की राशि मिली है और ये निश्चित रूप से हमारे
पिछड़े क्षेत्र के तरक्की और विकास के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है।